Hello everyone, this is part 9 of class 10th NCERT History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe, Nationalism and Imperialism। तो देखो अभी तक ना हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते आए हैं कि इसका कुछ लिबरल बातें करते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक तो नेशनलिज्म एकदम सही था। लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ये लोगों में बनाता था, डेमोक्रेसी की बात करता था, कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में ना अब नेशनलिज्म का सेम मतलब नहीं रहा। अब नेशनलिज्म एक छोटे से सेट ऑफ बिलीफ्स बन चुके हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो पीरियड था 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर का, इसमें ना नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे ना, ये एक दूसरे के इंटॉलरेंट होते जा रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, आपस में वॉर करने के लिए। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी ना, वो हमेशा नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस मतलब नेशनलिस्ट बातें जो होती है ना, उसका यूज करके लोगों को ही मैनिपुलेट करती थी यूरोप में, ताकि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स जो है ना, उनको साम्राज्यवाद की जो उनकी भावना है, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? मतलब एक बड़ा देश है जिसके पास पैसे, पावर, सब कुछ है। अब वो दूसरे देश को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है, ये हो जाता है इंपीरियलिज्म। तो अब नेशनलिज्म का यूज ना यूरोपियन पावर्स इस तरह से कर रही थी कि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा कर सके, लोगों को, यूरोप के लोगों को मनवाने में। अब देखो ये जो नेशनलिस्ट टेंशन हुई है यूरोप में 1871 के बाद, तो इसमें ना सबसे खतरनाक वाली टेंशन हुई थी बाल्कन्स के एरिया में। बाल्कन क्या है? बाल्कन्स वो रीजन है जहाँ पर कई सारी एथनिक वेरिएशंस रहती है, जिसमें आज ज्योग्राफिकल रीजन है ये, इसमें कई सारी एथनिक वेरिएशंस रहती है, जिसमें आज के देखो कौन कौन आ जाता है। आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब आ जाते हैं। अब इनको ना स्लाव्स कह देते हैं, जो इस एरिया में रहते हैं ना, इनको स्लाव्स कह देते हैं। अब जो लार्ज पार्ट था ना बाल्कन्स का, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो अब देखो रोमांटिक नेशनलिज्म की बात है, जब बाल्कन्स में फैलने लगी ना, तो उस टाइम पर देखो ओटोमन एम्पायर जो बार बार डिसइंटीग्रेट भी होता जा रहा था, टूटता जा रहा था, तो ये सब रोमांटिसिज्म भी आने लगा, रोमांटिक नेशनलिज्म ये भी टूटने लगा। तो ये रीजन ना बहुत ज्यादा लड़ाई वाला हो गया, एक्सप्लोसिव सा हो गया था। अब 19th सेंचुरी में देखो ओटोमन एम्पायर ने कोशिश तो की है कि वो मॉडर्नाइजेशन या फिर इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू खुद को स्ट्रॉन्ग करता जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक एक करके जितनी भी यूरोपियन नेशनलिटीज इसके अधीन आती थी ना, वो इसके कंट्रोल से छूट गई ओटोमन एम्पायर की, और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस इन्होंने घोषित कर दी। अब बाल्कन जो लोग थे, ये ना अपनी अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करते थे, अपनी इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स की नेशनैलिटी के बेसिस पर ना क्लेम कर देते थे, और हिस्ट्री का यूज करते थे, ऐसा दिखाते थे हिस्ट्री के थ्रू कि हम एक इंडिपेंडेंट लोग थे, लेकिन फॉरेन पावर्स के बाद में अधीन हो गए। तो इस तरह से वो भी क्लेम करते थे। तो अब जो रेबेलियस नेशनैलिटीज थी, मतलब कि थोड़ा विरोध करने वाली जो लोग थे ना बाल्कन्स के बीच में, इन्होंने समझा कि ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस जो इन्होंने खो दी है, उसके लिए कर रहे हैं। तो अब देखो अलग अलग स्लाविक नेशनैलिटीज जो थी, ये स्ट्रगल कर रही थी अपनी अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस घोषित करने को, बताने को। तो बाल्कन एरिया में ना काफी ये एरिया एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था। अब जो बाल्कन स्टेट्स थे, वो भी एक दूसरे के जेलस ही होते थे, जेलस रहते थे, और एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी उनको मिल जाए ऐसी कोशिश रहती थी। अब ये जो मैटर्स थे ना, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गए जब ये बाल्कन्स है ना, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा राइवलरी रखने लग गए थे। एक बिग राइवलरी, पावर राइवलरी इधर आ गई थी, एक दूसरे के दुश्मन से हो गए थे। अब इसी पीरियड में देखो ये जो इंटेंस राइवलरी थी ना, यूरोपियन पावर्स में भी थी, ट्रेड या कॉलोनीज को लेकर, और नेवल माइट दिखाना चाहते हैं, मतलब नेवी मेरी स्ट्रांग है, मिलिट्री मेरी स्ट्रांग है। तो इस तरह से यूरोपियंस के बीच में भी, यूरोपियन पावर्स के बीच में भी राइवलरी थी। अब ये यूरोपियंस क्या कोशिश करते थे, ये राइवलरीज कोशिश करते थे कि किस तरह से, कि बाल्कन प्रॉब्लम जो दिख रही है ना अभी, तो ये भी दिख जाता था बाल्कन के एरिया में, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है कि कितनी ज्यादा दुश्मनी है इनके बीच में। हर एक पावर, बेशक वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरी हो, ये सभी के सब बाल्कन्स पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, दूसरे का कंट्रोल नहीं देखना चाहते थे। तो इन सब के चलते ना वहां पर बहुत सारी वॉर की सीरीज भी चली, और फाइनली लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो ही गई। इन सब का ही रिजल्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब नेशनलिज्म देखो जब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा, नेशनलिज्म हम समझते हैं राष्ट्रवाद की भावना, इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया साम्राज्यवाद, साम्राज्य बढ़ाना है अपना अपना। तो जब ये जुड़ गए ना, तो इसके कारण यूरोप में डिजास्टर हो ही गया 1914 में। अब देखो कई कंट्रीज जो थे वर्ल्ड में, जो कि यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज कर रखे थे, जैसे इंडिया भी कॉलोनाइज था ना, तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ना इन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन को,
ये यूरोपियन लोगों ने जो डोमिनेट किया हुआ है इसको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, इसके विरोध में आ गए। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो है ये हर एक जगह फैलने भी लगे, और ये नेशनलिस्ट होते थे एंटी इंपीरियल मूवमेंट जितने भी थे, क्योंकि सबका कोशिश यही थी कि वो भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बना ले, अब इनकी कॉलोनी ना बन के रहे। तो इन सब के बीच में एक सेंस थी कि हम भी नेशनल यूनिटी है एक साथ, कि हमारे बीच में भी एक नेशनल यूनिटी हो, हम भी साथ में रहे। तो अब ये सब चीजें इंपीरियलिज्म से टकराने लग गई थी। जो यूरोप के आइडियाज थे ना नेशनलिज्म को लेकर, अब वैसे आइडियाज कहीं पे भी नहीं थे, बल्कि हर एक जगह के लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से नेशनलिज्म को इंटरप्रेट करके अपना अपना नेशनलिज्म डिफाइन किया। जैसे इंडिया में भी नेशनलिज्म फीलिंग्स बहुत है, तो वो यूरोप वाले से थोड़ी सी अलग है। लेकिन फिर भी देखो ये जो पूरे इतने सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, तो एक जो आइडिया था ना कि सोसाइटी को हमेशा नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, अब इसी को नेशनल और नेचुरल और यूनिवर्सल माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।